पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक केस में बीएलए के इस बड़े दावे से दुनिया जहां सन्न है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना और सरकार न सिर्फ बेचैन है बल्कि बदहवास नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। बीएलए ने जो दावा किया है उस दावे ने डीजीआईएसपीआर के साथ साथ बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री के दावे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। जिस तरह के साक्ष्य और प्रमाणों का हवाला दिया गया है उससे साफ पता चलता है कि भारी कैजुअलिटी हुई है जफर एक्सप्रेस के बंधकों के साथ और इस ऑपरेशन के दौरान। इन तमाम साक्ष्यों सबूतों पर हम बातचीत करें उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि 11 मार्च को जब जफर एक्सप्रेस को बोलान के एरिया में बीएलए ने हाईजैक किया था और उसके बाद टनल 8 के भीतर उसे प्लेस किया गया था, उसके बाद उसने पाकिस्तान की सरकार के सामने 48 घंटे के अल्टीमेटम के साथ पुरजोर तरीके से शर्तें रखी थी और उन शर्तों में यह था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो फ्रीडम फाइटर्स पाकिस्तान के सलाखों के पीछे हैं उनको छोड़ दिया जाए, तभी बंधकों को छोड़ा जाएगा, अन्यथा उन्हें मार गिराया जाएगा। ट्रेन में तकरीबन जब इसे हाईजैक किया गया था पटरियों को उड़ाकर तो 450 लोग थे, लेकिन उस समय जो आम बच्चे महिलाएं थीं उनको छोड़ दिया गया था और जो इंटेल बीएलए का था वो इतना जबरदस्त था कि इस इंटेल के मुताबिक इस ट्रेन में 200 से ज्यादा पाकिस्तान की सेना, आईएसआई, फ्रंटियर फोर्स के अलावा एसएसजी और इसके अलावा एंटी टेररिज्म स्क्वाड के जवान और अधिकारी इसमें सफर कर रहे थे, जो क्वेटा से पेशावर की तरफ ये जफर एक्सप्रेस जाती है। और इस इंटेल को मजबूती प्रदान करते हुए बीएलए ने सफलतापूर्वक हम कहें तो इस ट्रेन को अगवा किया, टनल 8 के भीतर प्लेस कर दिया और बंधकों को सुसाइड बॉम्बर्स के साथ प्लेस कर दिया गया। पाकिस्तान की सेना के दरअसल होश पाख्ता तब हो गए जब इनिशियल स्टेज में एयरफोर्स के ऑपरेशन के जरिए बंधकों को छुड़ाने और बीएलए से टकराने की कोशिश की गई, जो नाकाम साबित हुई। 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तकरीबन आप देखिए 4 दिनों के भीतर इस इंटेंसिफाइड ऑपरेशंस के परिणाम जो सामने आए उसमें 2 दावे हैं। एक दावा जो डीजीआईएसपीआर और पाकिस्तान की सेना कर रही है और दूसरा दावा जो बीएलए कर रहा है। डीजीआईएसपीआर के दावे पर हम आए उससे पहले आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि ये समूचा इलाका जो है वो बीएलए का अस्थापित तौर पर देखें तो गढ़ माना जाता है। ये समूचा इलाका वही है जहां पर पिछले 1 महीने के दौरान ये ट्रेन की पुनर्स्थापना या यूं कहें कि पटरियों पर पुनर्बहाली हुई है, क्योंकि उससे पहले आप देखिए तो अक्टूबर नवंबर के महीने में भी भारी पैमाने पर कैजुअलिटी को अंजाम बीएलए ने दिया था। क्वेटा का तो स्टेशन तक उड़ा दिया था। लेकिन यहां पर यह जानना बेहद दिलचस्प है कि जिस तरह से बीएलए ने मोर्चा संभाला उसके खिलाफ पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने वायुसेना का इस्तेमाल किया, जिसका फेलियर सामने आया। उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी उतरी, फ्रंटियर फोर्स उतरा, फिर एसएसजी को उतारा गया, स्नाइपर्स जो है वो काम करना शुरू किए, कमांडर ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके बाद भी आप देखिए तो 1 से 2 दिन, 2 दिन से तीसरा दिन निकलता चला गया और तब भी बीएलए पर काबू पाना, हॉस्टेजेस को निकाल पाना संभव दिखाई नहीं दे रहा था। इस बीच जो दुनिया के सामने दिख रहा था वो था दरअसल जो लोग मर रहे थे उनको उठाने के ताबूत, जो कि लगातार बोलान के इस एरिया में उतारे जा रहे थे, भेजे जा रहे थे। सिंध को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया, बलूचिस्तान तो था ही। हालात ये थे कि इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक के होश उड़े थे, क्योंकि आप जानते हैं कि दरअसल बलूचिस्तान के इस इलाके में किस तरह से पाकिस्तान ने जो समूचा एक तरह से खनिज लवण है या फिर ग्वादर जैसा पोर्ट है उसे चीन के हाथों में गिरवी रखा हुआ है। अब जरा आइए आप डीजीआईएसपीआर के बयान पर। डीजीआईएसपीआर अपने बयानों में कहता है, और डीजीआईएसपीआर से यह बयान कोई और नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी खुद देते हैं कि दरअसल इस समूचे घटनाक्रम में मारे जाने वालों की संख्या महज 33 है और इतना ही नहीं बल्कि 33 से 36 के करीब में इंसर्जेंट भी मारे गए हैं, 354 हॉस्टेज निकाल लिए गए हैं। इसमें हलाक हुए हैं 23 सोल्जर्स, तकरीबन 3 रेलकर्मी मारे गए हैं, 5 पैसेंजर और अन्य की मौत हुई है। यह आंकड़ा देते हुए डीजीआईएसपीआर ने भारत पर भी सवाल खड़े किए कि भारत ने दरअसल तालिबान के हाथों बीएलए को फंडिंग की है, जिसके कारण बीएलए इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। यानी अपना घर संभलता नहीं, भारत के ऊपर ठीकरा फोड़ो, अपने घर में आतंकवाद पैदा करो, भारत पर सवाल खड़े करो और जब अपना घर न संभले तो दरअसल कोई उपाय नहीं तो अपने जनमानस को बरगलाने का काम करो। यही काम डीजीआईएसपीआर ने एक बार फिर करने की कोशिश की और यह सांत्वना देने की कोशिश की कि अब ऑपरेशन खत्म हो चुका है। लेकिन पलटवार करते हुए बीएलए ने जारी कर दिया वो दस्तावेज जिसने दुनिया के सामने पाकिस्तान को फिर से बेनकाब करके रख दिया है। जय हिंद बलूच ने अपने स्टेटमेंट में साफ तौर पे कहा कि 214 मिलिट्री पर्सनल्स जिनको बंधक बनाया गया था
उनका कत्लेआम कर दिया गया है। उनको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत दरअसल मारा गया है और इसके पीछे ये दरअसल दलील बीएलए की तरफ से भी दी गई कि बंधक हमने बनाए, आम लोगों को नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के दरअसल उन ऑपरेटिव्स को जो दरअसल हमारे दुश्मन हैं। और हमने पाकिस्तान की सरकार के सामने शर्तें रखी कि जो बलूच विद्रोही, जो बलूच स्वतंत्रता सेनानी पाकिस्तान में सलाखों के पीछे हैं, उनको छोड़ा जाए, वरना इन्हें मार गिराया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना की हठधर्मिता के कारण, उनके मिसकैलकुलेशन के कारण, हमें हल्का लेने के कारण ये दरअसल हुआ कि पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और इस ऑपरेशन में भी पाकिस्तान की सेना के जवान मारे गए हैं। और जब अल्टीमेटम का टाइम खत्म हुआ तो बीएलए ने 214 मिलिट्री हॉस्टेजेस को मार गिराया है और उसका जो चिट्ठा है वो दुनिया के अब सामने है। तो इस तरह से बीएलए ने एक ऐसा दावा किया जिससे पाकिस्तान की सरकार और सेना के होश पाख्ता हो गए, उनके होश उड़ गए। इसके अलावा सूची ऐसी भी जारी की गई है जिसमें तमाम ऐसे नाम दिखाई दे रहे हैं जिनके जिंदा होने का कोई सबूत अभी तक पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी पेश नहीं कर पाई है। जिस सूची का हवाला बीएलए ने दिया है कि ये मिलिट्री पर्सनल इसमें सवार थे और इनको मार गिराया गया। आप जानते हैं जब क्वेटा से पेशावर की तरफ ये ट्रेन चली थी, उस ट्रेन में सवार तकरीबन 200 से ज़्यादा जो है मिलिट्री पर्सनल थे, जो एसएससी से बिलोंग करते थे, जो पाकिस्तान आर्मी आईएसआई से बिलोंग करते थे। और पाकिस्तान ने इतने भारी पैमाने पर इस जफर एक्सप्रेस में अपने मिलिट्री पर्सनल्स को सवार कर रखा था, लेकिन उसे भनक तक नहीं लगी कि बीएलए ने कुछ इस तरह से बोलान में तार बिछा रखे हैं कि ट्रेन की पटरियां उड़ाकर इसको हाईजैक कर लिया जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान की सरकार को घुटने पर ला दिया जाएगा। आपको मालूम है कि एक तरफ खैबर पख्तूनिया में टीटीपी की एक्टिविटी ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है और जिस तरह से बीएलए ने अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तहत अन्य तमाम संगठनों को एकजुट करते हुए पहली घटना को इस तरह से अंजाम दिया है और उसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ उसने जंग छेड़ दी है, बल्कि बलूचिस्तान की आज़ादी को हासिल करने के लिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी दरअसल बलूच अपने पैगाम को लेकर, अपने झंडे को लेकर, अपनी आवाज़ को लेकर बुलंद करने वाले हैं। तो न सिर्फ ये समूचा घटनाक्रम आपको बलूचिस्तान में केंद्रित दिखाई दे रहा है, बल्कि दुनिया भर में दिखाई दे रहा है। इस घटना से आप यूं समझिए कि इस्लामाबाद से लेके बीजिंग की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि आप जानते हैं कि शी जिनपिंग का जो सबसे अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है सीपेक, उसकी जो सबसे मजबूत कड़ी है वो दरअसल बलूचिस्तान में ही स्थित है। जी हाँ, ग्वादर पोर्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो ग्वादर पोर्ट जहां से मिडिल ईस्ट को दरअसल ट्रेड रूट कनेक्ट करने के लिए लालायित है चीन। वो ग्वादर रूट जहां पर नेवल बेस भी बना रहा है चीन। और आप यूं समझिए कि अभी के वर्तमान हालात में ये साफ दिखाई दे रहा है कि चीन का समूचा निवेश जो है वो डिरेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बीएलए ने अपना सर उठाया है, जिस तरह से बीएलए इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। आप जानते हैं कि अगर पाकिस्तान के 4 महत्वपूर्ण राज्यों की हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान का हिस्सा लगभग 40% है, लेकिन ये वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है, ये वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा खनिज लवण से भरा हुआ है, लेकिन ये वो इलाका है जहाँ के लोगों को दरअसल पाकिस्तान ने सिर्फ शोषित किया है, पाकिस्तान ने सिर्फ इन्हें पीड़ित किया है ताकि ये अपना सर न उठा पाएँ, ताकि बलूचिस्तान पर उनका राज कायम रहे। लेकिन जिस तरह से बीएलए ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और जिस तरह से बीएलए दरअसल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की नींद उड़ा चुका है, उससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए और कितना संकट गहराने वाला है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा हाथ से जा रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान, तीसरी तरफ पीओके और चौथी तरफ सिंध भी अपनी आज़ादी के लिए बेचैन नजर आ रहा है। तो ये इस वक्त के हालात हैं जो साफ हमें दिखाई दे रहे हैं, जिससे हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी और आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी जयराम को दीजिए इजाज़त।